अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, ओबीसी आरक्षण उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो गया है और ये मुद्दे में सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। और आज मायावती ने भी आपात बैठक बुलाई अपनी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में आरक्षण के इस मसले ने एक बड़ा राजनीतिक गुबार उत्पन्न कर दिया है और इसकी परिणति क्या होगी, हम आज परिचर्चा में इस बिंदु का उल्लेख करेंगे और इस पर विस्तृत परिचर्चा आयोजित करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा दिनों दिन बेहद गंभीर राजनीतिक रुख अख्तियार करता जा रहा है। इस पूरे मुद्दे की परिणति क्या होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगी, लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है वो दिनों दिनों एक बड़ी और व्यापक होती जा रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से क्लैरिटी पर क्लैरिटी देने की कोशिश हो रही है, लेकिन अपोजिशन ने इसको एक बड़ा स्कैंडल करार दिया है और इसके साथ इसके एविडेंस भी सामने रखे हैं। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया, तो वहीं आज मायावती ने भी आपात बैठक अपनी पार्टी के नेताओं की बुलाई और जितने भी ओबीसी लीडर्स उनके यहाँ हैं सबको इकट्ठा किया लखनऊ में और बीजेपी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे दल पहले भी गंभीर आरोप लगा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले पर डिफेंसिव है। हालांकि उसने आयोग का भी गठन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, लेकिन ये मामला राजनीतिक रूप से बीजेपी का पीछा कर रहा है। बीजेपी इसको न उगल पा रही है न निगल पा रही है। इस पूरे मामले पर अपर कास्ट यानी सवर्णों का भी एक वर्ग बीजेपी की तरफ भ्रुकुटी ताने हुए है कि जब कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव कराओ तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हो और आयोग क्यों बनाए हो। ये एक अलग मसला उभर कर सामने आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण के राजनीतिक विमर्श हैं उसके आयाम बदलते जा रहे हैं। इन आयाम का राजनीतिक नफा और नुकसान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हिस्से आने वाला है। फिलहाल अपोजिशन ने बीजेपी को घेर लिया है। बीजेपी के जितने भी ओबीसी टॉप लीडर्स हैं सब आ चुके हैं और सब ने इस मामले पर अपने अपने स्टेटमेंट जारी करके इस मसले से कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की, लेकिन अभी बात उतनी बन नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी ने गांव-गांव यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है कि गांव-गांव जाएंगे, ओबीसी को जगाएंगे, उन्हें बताएंगे कि उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पश्चिम में संदेश देगी और बहुजन समाज पार्टी भी बूथ बूथ अपने वर्कर्स में यही संदेश भेजने जा रही। आज मायावती की बैठक में इन मुद्दों पर डिस्कशन भी हुआ। ये भूल थी या फिर ये स्कैंडल अनजाने में हो गया या फिर सरकार किसी तरह निकाय चुनाव करा देना चाहती थी और या अफसरों ने गुमराह कर दिया। कुछ तो हुआ, हाईकोर्ट का ऑर्डर सरकार के खिलाफ गया, अब बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है, आयोग का गठन हो गया है। लेकिन इन सब के साथ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कृपया थम जाएं। तब तक के लिए थम जाएं जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो जाती। और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार सिर्फ शायद अभी तो क्लैरिटी आई नहीं पूरी तरह, क्योंकि वो पिटीशन सामने आई नहीं। जिस दिन सुनवाई होगी तब शायद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश के किस बिंदु के खिलाफ कोर्ट गई हुई। उम्मीद है कि तत्काल चुनाव कराओ वाले आदेश को रुकवाने के लिए ही कोर्ट गई होगी, तब क्लैरिटी होगी। लेकिन जो लोग भी निकाय की चुनाव की तैयारी में अपनी लागत लगा रहे हैं रुक जाएं, हमारी तो यही सलाह है। क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने में भाइयों वक्त लगेगा। कल आयोग के चेयरमैन ने बोला भी कि 75 जिले जाएंगे। अब जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत गए सर्वे किए चले आए, कम से कम एक जिले में 2-3 दिन लगेगा, बीच में छुट्टी भी लेंगे कुछ दिन। थोड़ा उम्र दराज हैं सब, 60-65 साल के बुजुर्ग उसमें आयोग के मेंबर हैं, समय लगेगा। तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दिन का एवरेज, बीच में छुट्टी भी मान लीजिए, तो कम से कम 250 दिन तो लगने ही लगने। उसके बाद शासन में प्रस्ताव आएगा, फिर 1 महीना होने चाहिए होगा। यानी मान के चलिए कि ये चुनाव सितंबर अक्टूबर से पहले संभव नहीं है। ऑफिशियली कोई कहे या ना कहे,
लेकिन मान के चलो आप कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता या सुप्रीम कोर्ट कोई नई व्यवस्था नहीं देता तो उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव सितंबर से पहले होना मुश्किल, बढ़ सकता है तो अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता है। तो आरक्षण का ये विवाद मिला भी कुछ नहीं और मसला भी इतना पॉलिटिसाइज हो गया। अब अपोजिशन के पास क्या रास्ता है और बीजेपी क्या करेगी, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये फाइनल डिबेट है। कुछ बयान सुन ले आप, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सरकार न केवल आरक्षण पे भेदभाव कर रही है बल्कि चुनाव से भी भागना चाहती है। चुनाव को ये फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के सामने अगर वो जाएंगे तो जनता बुरी तरह ने हरा देगी। ये जो पिटीशन हुई है इसमें भी विपक्ष के ही एक विधायक जो एक नगर पालिका में बहुत दिनों तक पदासीन हुआ करते थे, वो नगर पालिका आपकी जानकारी के लिए ओबीसी हो गई है। अब उन्हें समस्या हो गई। परिवारवादी सोच के लोग हैं और जो मुखिया की सोच होगी तो विधायक की भी होगी, उसी सोच के चलते ये समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन मैं देश की न्यायपालिका में हमें बहुत विश्वास। बीजेपी का कहना है कि ये काम समाजवादी पार्टी ने करवाया है, कोर्ट में वही गई थी और उसके ने बैक डोर से ये गेम कोर्ट के थ्रू किया है। अब मामला कहाँ पहुँचा है? सुप्रीम कोर्ट। और क्या बना है? आयोग। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से आलोक वर्मा मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदीप सिंह कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशनल सेक्रेटरी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आलोक वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और ये समझना भी चाहता हूं कि हाईकोर्ट के किस निर्णय और किस बिंदु के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है, थोड़ा इस पर क्लैरिटी दीजिए। देखिए, जिस दिन फैसला आया हाईकोर्ट का उस दिन ही योगी जी ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, याचिका दायर करेंगे और जो है हम जो कहा जा रहा है कि 31 जो है जनवरी तक चुनाव करा लिया जाए, उसके लिए हमें थोड़ी सी मोहलत चाहिए। आयोग का गठन हो गया है, 5 सदस्यीय आयोग बन गया है और आयोग जो फैसला करेगा, जो जांच करेगा, जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बिना पिछड़े वर्ग को साथ लिए हुए चुनाव नहीं होगा। ये साफ साफ योगी जी ने मंशा एक तरीके से जाहिर कर दी है। कोर्ट में अपील दायर की है। अब जो फैसला आएगा उसके आधार पर हम क्या सिर्फ यही बिंदु के आधार पर सरकार गई है या पिटीशन में और भी बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें कहा था कि चुनाव करा लिया जाए और चुनाव बिना पिछड़े वर्ग को शामिल किए ही करा लिया जाए। लेकिन जो संविधान की मंशा है, उसमें जो आरक्षण की मंशा है, उसमें बिना पिछड़ों के मुझे लगता है कि चुनाव करा लिया जाना, बिना पिछड़ों के आरक्षण पे चुनाव करा लिया जाना उचित नहीं रहता। इसलिए सरकार कोर्ट में गई है और जो कोर्ट का आदेश होगा उसके आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ये कह रही है कि सभी ओबीसी सीट जिन पर आपने गलत तरीके से रिजर्वेशन किया उन सबको सामान्य घोषित करिए तत्काल और इमीडिएट चुनाव कराइए, तो आप तत्काल चुनाव जनरल में क्यों नहीं कराना चाहते हैं? जनरल सीटें घोषित करके चुनाव करा लीजिए। देखिए, संविधान की मंशा ये भी है कि जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग वंचित तबके के हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए और निश्चित रूप से इस प्रदेश में पिछड़े भी हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान में हालांकि निकाय चुनाव में बहुत साफ नहीं है पिछड़ों को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। शायद इसी बात को लेकर के जो है ट्रिपल टी की बात आई है, लेकिन मिलना तो चाहिए। 27% आरक्षण केवल हम ही नहीं दे रहे थे उत्तर प्रदेश में, दूसरी सरकारें भी दे रही थी और जिस तरीके से दे रही थी। ये मुद्दा आपके गले की फांस कैसे बन गया? आपको कुछ समझ में आया? गलती कहाँ हुई? नहीं, गलती कहीं नहीं हुई, गलती कहीं नहीं हुई। इस प्रदेश में जो सरकारें इससे पहले चलती थी, योगी जी के पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी, उसके पीछे कौन से चेहरे होते थे आपको अच्छी तरीके से मालूम है। समाजवादी पार्टी के पीछे वंचित तबकों का वोट हासिल करके, पिछड़ों का वोट हासिल करके समाजवादी पार्टी को चलाता कौन था, यह आपको अच्छी तरीके से मालूम है। बसपा भी कुछ खास वोट बैंक हासिल करती थी और लेकिन उस सरकार को चलाता कौन था, यह भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज जो हो रहा है
कोशिश ये हो रही है कि पिछड़े वर्ग का वोट हासिल तो किया जाए, लेकिन सत्ता में उनको हक ना दिया जाए। इसके पीछे जो याचिका दायर की गई, कहीं ना कहीं मंशा तो यही है ना। समाजवादी पार्टी का कौन सा चेहरा अदालत में गया, पर्दे के पीछे कौन सा चेहरा या छुपा तो रह नहीं गया, सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपने ठीक से आरक्षण दिया होता, नियमबद्ध तरीके से दिया होता, कानूनी और संवैधानिक तरीके से दिया होता, तो हाईकोर्ट आपका नोटिफिकेशन थोड़ी ना खारिज करता है। आपने गलती की है तभी तो उसने खारिज किया है। नहीं, ट्रिपल टी का जो फार्मूला कोर्ट ने दिया वो 12 साल पुराना फैसला है। हमसे पहले भी तो दूसरी सरकारी थी, उन्होंने क्या किया, जिस आधार पे उत्तर प्रदेश दूसरों में ने क्या 27% किया यही आप भी को करोगे। अगर दूसरों ने गलती की, यही गलती तो कोर्ट ने पकड़ ली आपकी। नहीं, हमने अपनी बात कही कोर्ट में, कोर्ट ने उस बात को नहीं माना। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है भाई, हम तो ये भी बताएंगे ना कि इस प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण की जरूरत है। दूसरी पार्टियों ने भी दिया, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों के साथ खड़ी है, दलितों के साथ खड़ी है, वंचित तबके के साथ खड़ी है। आरक्षण अगर जरूरत क्या है, आपसे फैसला तो करने में आरक्षण चूक हो दे रहे गई? हैं। चूक कहीं नहीं हो गई। वो जो परंपरा चल रही थी, जो लगातार चल रही थी, निकाय चुनाव में जिस तरीके से सर्वे किए जाते थे, जिस आधार पे आरक्षण दिया जाता था, वो प्रक्रिया हमने भी अपनाई। थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट स्टेप पे आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ राजपाल कश्यप मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका कश्यप जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इसका पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण क्यों कर रही है, और क्या जो भी हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई थी उसके पीछे क्या समाजवादी पार्टी है, जैसा कि अभी AK शर्मा जो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लेम किया। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी सदैव पिछड़े दलितों आदिवासियों के आरक्षण के पक्षधर रही है, और चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और नेताजी से लेकर सभी लोग, और माननीय अखिलेश यादव जी, ये आरक्षण भी जो पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण दिया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1984 में लागू किया था। बीजेपी की भी तो सरकारें रही, क्यों नहीं लागू किया गया? और दूसरी बात, आज जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये इनकी नाकामी है, इनका निकम्मापन है, इनकी ये आरक्षण खत्म करने की इनकी साजिश थी। और ये जिस तरीके से क्यों नहीं, इन्होंने क्या कैसे साजिश थी, थोड़ा बताओ ना, हम लोग भी तो जाने कैसे साजिश थी। साजिशन जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में भी है, और साजिशन वहां भी आरक्षण बीजेपी सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण खत्म करके और वहां पे नगर निकाय चुनाव कराने का काम किया, और यही उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के रहते हुए और समाजवादियों के रहते हुए किसी भी कीमत पे ये आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होने देंगे। माननीय तो भैया कश्यप जी, 2012 में मायावती की गवर्नमेंट थी, 17 में आप लोग आउटगोइंग गवर्नमेंट थी आपकी। आप लोगों ने भी तो रैपिड सर्वे के बेसिस पे किया था। आपने कौन सा 3T का इस्तेमाल किया था? तो ये वही तो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने किया, हमें नहीं करने दे रहे। हाँ, बात ये रैपिड सर्वे, आलोक की पूरी प्रॉब्लम ये है कि तुमने किया, हमें नहीं करने दे रहे हो। नहीं, तो रैपिड सर्वे हमने भी किया था, लेकिन हमने भ्रष्टाचार नहीं किया था। जिसकी सीट चाहो उसकी OBC कर दो, जहां हार रहे हो वहां जनरल कर दो या OBC कर दो, या ये घमर जाल नहीं मचाया था, इनका घमर जाल पकड़ा गया है। ये और ये मतलब आपने गलत काम ठीक तरीके से किया? नहीं, मैंने गलत काम ठीक तरीके से नहीं, मैंने ठीक से किया था। और दूसरी बात, ये आरक्षण विरोधी है मध्य प्रदेश का, आप देख लीजिए। दूसरी बात, ये जाति जनगणना OBC की कितनी पार्लियामेंट से लेकर सब जगह मांग की, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाति जनगणना पे बहस हुई, उसमें भी बीजेपी ने हलफनामा लगाया कि जाति जनगणना अगर ये पिछड़ों के हितैषी है, क्यों नहीं जाति जनगणना कराने चाहते? एक बात बताओ, अब तो बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आप तो पार्टी हो नहीं, तो एक एप्लीकेशन लगा के पार्टी बन जाओ वहां। नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है और निर्देश दिया है कि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जाके सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी भी रिट करने का काम करेगा। बिना आरक्षण के चुनाव न हो। नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव क्या है आपकी पार्टी का? जी, मेरी पार्टी का मुख्य मुद्दा है पॉलिटिकल मूव क्या है, अब आप क्या करोगे? जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और माननीय नेताजी ने और लोहिया जी ने जो आरक्षण उनके विचारों पे मिला है, जो 27% हमारा आरक्षण मिला है, और चाहे दलितों का है, चाहे OBC को, चाहे आदिवासी को, किसी की कटौती किए बगैर चुनाव कराया जाए।
बहुत शुक्रिया आपका। आसिम वकार, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशनल सेक्रेटरी, बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ने के लिए। ये OBC आरक्षण का जो विवाद है, इसके बारे में आपकी पार्टी क्या रुख रखती है? हाईकोर्ट का आदेश, उसके बाद आयोग का गठन, फिर सरकार का SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना और मुख्य जो विपक्षी दल हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन की घोषणा करना, आपकी पार्टी इस पर क्या ओपिनियन रखती है? सर, ये जितना भी जो भी मूव आप बता रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ, ये सब सरकार का प्लान है। इसमें भाई यूँ समझ लीजिए कि सारी टीमें इंग्लैंड की पिच पे खेल रही हैं, इंग्लैंड ही मैच खिला रहा है और सब वहीं जाके खेल रहे हैं। देखिए, मेरी पार्टी के बहुत से नेता मेरे पास आ रहे थे चुनाव पे कि सब चुनाव हो जाएगा, इनको लड़ाना है, उनको लड़ाना है, ये करना है जी। तो अब गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव और दिल्ली का रिजल्ट आया तो मैंने उन सब से एक बात कही थी कि अब आप परेशान ना हो, मई से पहले तो चुनाव होंगे ही नहीं और मई के बाद कब होंगे ये सरकार तय करेगी, होंगे नहीं होंगे ये भी सरकार तय करेगी जी। तो उसमें 2-3 थोड़े बड़े नेता थे, उन्होंने मुझसे सवाल है, कहले आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, वहाँ सरकार तैयारी कर रही है, आरक्षण हो गया है लागू। मैंने कहा मैं एक बार में एक बात कहता हूँ फिर मुकरता नहीं हूँ सर। अरे वकार साहब, ये तीर था या तुक्का? सब कुछ बीजेपी, ये अंदाजा था आपका, कोई आपको भविष्य थोड़ी पता है? नहीं सर, ये नहीं सर, बहुत सी मैंने आपसे एक बार आप चैनल पर और बोला था, राजनीति संभावनाओं का खेल है सर, प्लान्स का खेल है। जिसके प्लान अच्छे, जिसकी जो आइडियोलॉजी, जो एक भविष्य देखने की जो ताकत होती है वो अच्छी, वो बढ़िया नेता होता है सर। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी को नहीं पता है या मायावती जी को नहीं पता है ये बात, वो इसमें अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर अभी चुनाव हो गए तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। हिमाचल वो हार गए, दिल्ली वो हार गए, गुजरात की कंडीशन ये है कि अपोजिशन जहां पर 4,000-5,000 वोट पाता था वहां 45,000-50,000 पा रहा है। इतना जो गैप बढ़ गया, ये खतरा है बीजेपी के लिए। यूपी का तो इतनी दूरदृष्टा तो कोई नहीं हो सकता कि नोटिफिकेशन जारी करे, रिजर्वेशन दे, कोर्ट जाए, कोर्ट में सुनवाई हो और फिर ये भी अनुमान लगा ले कि हमारे खिलाफ ही फैसला आएगा। इतना रिस्क कोई क्यों लेगा? इसमें तो ये भी हो सकता था कि रिट खारिज हो जाती, सरकार को अपने हिसाब से चुनाव कराने पड़ते। रिस्क था ना इसमें, ये प्लानिंग नहीं हो सकती। सर 20-22 साल से सर 20-22 साल से सियासत में हूँ, सीखा यही है मैंने। और उत्तर प्रदेश के जो सियासतदान हैं वो हिंदुस्तान में उतने काबिल कहीं नहीं है, मैंने यही सीखा है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारें अपने ही फैसलों के खिलाफ स्टे ले लेती हैं, किसी को भेज के करवा देती हैं। सर समझिए, तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी प्रॉपर आरक्षण देना चाहती है लेकिन अभी चुनाव नहीं कराना चाहती, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी एक तीर से कई शिकार कर रही है। मैं आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूं सर, थोड़ा इनलाइटन करो हम लोग को भी। 50-50 सर, ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव कराएंगे, नगर निगम चुनाव रोके भी जा सकते हैं सर, ये समझिए बात को मेरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई शिकार कर रही है। मैं अकेला नहीं, ये जितने अपोजिशन के लीडर हैं ये सब जानते हैं, सब अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है चुनाव हो, इसके लिए वो सारे हथकंडे अपनाएगी, जितने हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। सर, एक पार्षद तक तो है नहीं यूपी में आपके पास सर, अब आप ऐसी बातें कर रहे हो सर कि बीजेपी चुनाव ही नहीं चाहती। सर, काशीराम जी कभी चुनाव नहीं जीते, कभी नहीं जीते। अंबेडकर जी किस तरह चुनाव जीते ये भी आपने देखा, लेकिन उनको ये नहीं कह सकते कि सर ये अच्छे नेता नहीं है। नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता। मैं आपकी अच्छाइयत पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, आप जो ये क्लेम कर रहे हो इस पे थोड़ा बड़ा मतलब बड़ा ही कुछ ज्यादा ही विस्तृत आपका क्लेम है।
नहीं सर, नहीं सर, 10 गवाह इस बात के मेरे पास हैं जिनसे मैंने ये जिक्र किया। शहर के एक बहुत ही इज्जतदार, आप कल उन गवाहों को पेश करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी गवाही दिलाएं। फैसले के पहले भी ये बात कही। नहीं सर, वो बात नहीं हो रही है सर, वो वाली बात नहीं है सर। सब काबिल एहतराम है हमारे लिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वोटर उससे दूर हो रहा है और ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। हम सब के लिए अच्छी खबर है। और आप देखिएगा, ये चुनाव चाहे जब कराएं, इनको दिल्ली चंडीगढ़ की तरह करारी हार का सामना करना पड़ेगा। तो सर लास्ट में एक बात ये भी बता दो, चुनाव लड़ोगे सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यूपी में, या किसी को सपोर्ट करोगे सर? लड़ेंगे सर, यूपी लड़ेंगे सब। नहीं, यूपी लड़ेंगे सर हम लोग। सर कई बार लड़े हैं, अंजाम देखे हैं, तो नगर एक बार निगम फिर चुनाव, से निकाय पुनर्विचार चुनाव कर लें लड़ेंगे। सर। देखिए, जब तक पैरों में जान है और दौड़ने की कैपेसिटी है, तब तक गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे। देख जब हम लीजिए हर सर, बार हाथ गिरते कुछ हैं आने तो वाला कहते नहीं हैं है। मैं गिर तो गए, यही अब नहीं सजेस्ट उठेंगे। कर रहा फिर हूँ हम सर दौड़ने आपको। लगते हैं उठकर। शुक्रिया। मैं डिबेट के नेक्स्ट स्टेज पे आपके बाकी वो विचारों देखिए, को वो बात की बात है। सम्मिलित करूंगा। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सेक्रेटरी और प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये आरक्षण विवाद में प्रतिदिन कोई ना कोई नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब सरकार एसएलपी लेकर गई हुई है, जैसा आलोक बता रहे हैं, भी मैंने पिटीशन देखी नहीं इसलिए मैं अभी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जैसा आलोक बता रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक बिंदु पर कोर्ट गई हुई है कि हम 31 जनवरी तक चुनाव नहीं करा सकते हैं, समय सीमा बढ़ाई जाए। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि ठीक है समय बढ़ाया जाए? देखिए, हमारी पार्टी की ओपिनियन है कि पिछड़ों को उनका आरक्षण पहले दीजिए, बगैर आरक्षण के चुनाव मत कराइए। हमारी पार्टी ये चाहती है, लेकिन समय पर हो। आपको कितना समय चाहिए, आप किस बिंदु पर गए हो, ये तो जब आपकी एसएलपी देखी जाए तब पता चले आप किन बिंदुओं पर आप सुप्रीम कोर्ट गए हो। लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की। एक तो आपने गलत तरीके से आरक्षण किया, ट्रिपल टी का आपने ध्यान नहीं रखा, और दूसरे आपने हाई कोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं की। आपने अपनी कमियों को बिल्कुल बढ़ाते ही गए। आपके मन में पिछड़ों के लिए जरा भी दर्द नहीं रहा, और वो सारा चीज़ें आपकी परिलक्षित हुई, और वो अभी भी आपके मन में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप पिछड़ों के हमदर्द हैं। लेकिन हमारी हफ्ते भर बहस हुई, अब क्या करें? मतलब बात ही तो रख सकते हैं कोर्ट। नहीं, अब बात रख सकते हैं। ये मतलब बड़े वाले वकील आप चाहते थे कि ये दिल्ली में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, और क्या ये इतने नादान थे कि इनको ये नहीं पता था कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उसका पालन नहीं किया है, हमको हाई कोर्ट में क्या पेश करना पड़ेगा? आपने सही ढंग से क्यों नहीं पैरवी की? इनका कहना है कि 12 में भी बसपा वाले किए थे, 17 में सपा वाले किए थे, अब 22 में हमें भी कर लेने दो। नहीं ब्रजेश जी, आप ये बताइए कि लखनऊ में सारी सीटें आरक्षित हो गई। आप आरक्षण का कोई तरीका तो होगा। दूसरी सरकारों ने इस तरह तो नहीं किया ना कि जिसको चाहा उसको आरक्षित कर दिया, जिसको चाहा उसको अनारक्षित कर दिया। आपकी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। आपने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। आप जहां आपको लगता है कि ये हमारे सहमत हैं कि करीब 8-10 महीने का टाइम लगे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हमारा यह है, देखिए, है कि पिछड़ों को उनका अधिकार दे दो। पिछड़ों को जो उनके अधिकार के बगैर आप चुनाव मत कराइए। उसके बगैर पिछड़ों को उनका अधिकार दिए भैया हाई कोर्ट तो कह रहा है कि करा लो चुनाव, सब्सिडी नहीं, तो उसके आप उनके आप क्यों नहीं मान रहे हो हाई कोर्ट की? नहीं, हाई कोर्ट की बात को मानना पड़ेगा आपको। तो कराओ चुनाव। नहीं, आप चुनाव कराइए, आपके पास मशीनरी है, आप कराइए आपका उससे इनका। लेकिन आप पिछड़ों के बिना हम नहीं चुनाव में जाएंगे। नहीं तो क्या आप कैंडिडेट मत घोषित करना, ना लड़ना चुनाव। नहीं, आप आरक्षण नहीं देना चाहते हैं क्या? तो हाईकोर्ट ने कहा ना कि जनरल घोषित करो, कराओ। हाईकोर्ट में क्यों नहीं होने दे रहे हो आपने चुनाव? सही ढंग से क्यों नहीं पैरवी की? आपने सही ढंग से पैरवी, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि आपने सही ढंग से पैरवी नहीं की। अगर आपने पैरवी की होती भैया तो पैरवी क्या मतलब? फैक्ट तो रखा ना कोर्ट में। नहीं, पैरवी का मतलब क्या करें? और अगर फैक्ट रखा होता, सही ढंग से पैरवी की होती, तो आज ये नौबत क्यों आती? आप इसके जिम्मेदार हैं, आप इससे भाग नहीं सकते। ओके, प्रदीप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, अब कह रहे हैं अनिल दुबे कि पैरवी ही ठीक से नहीं हुई, और दूसरा आलोक वर्मा जी ने दावा किया कि 12 में उन्होंने किया, 17 में ये कश्यप जी ने किया, 22 में हमें भी कर लेने देते, क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं ब्रजेश जी, पैरवी इन्होंने बहुत ठीक तरीके से की। आप देखिए, इनकी मनसा ही नहीं है इस देश में रिजर्वेशन व्यवस्था रहे।
आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, बिहार के चुनाव में मोहन भागवत का बयान देख लीजिए, उसके बाद की जिस तरीके से इसकी लीपापोती हुई उसको वो आप देख लीजिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा, गोलवलकर से लेकर आज तक इनकी सोच ही आरक्षण विरोधी रही है। और जब ये हाईकोर्ट में पिटीशन की बात हो रही है और जहां इनकी पैरवी की बात हो रही है, कितने नाटकीय तरीके से इन्होंने पैरवी की। ये कह रहे थे कि चुनाव करा लेंगे, आपका ट्रिपल टी का जो फार्मूला है हम अगले चुनाव में लागू करेंगे। कोर्ट ने कहा भाई आपने लागू क्यों नहीं किया, आप इसी आधार पर चुनाव करा दीजिए। इन्हें ये लगने लगा कि आप हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। पहली कोशिश इनकी ये थी कि चुनाव ना हो, क्योंकि चुनाव पड़े लोकसभा के पहले चुनाव के परिणाम अगर इनके विपरीत आए। 273 सीट जीत के आए हैं और ये चुनाव नहीं चाहते हैं। नहीं, ये लॉजिक हजम नहीं हो रहा, कोई और लॉजिक दो। आप देखिए, आप हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर यूपी के उपचुनाव तक देख लीजिए, लगातार हारते जा रहे हैं। इन्हें यह लगने लगा कि लोकसभा चुनाव के पहले कोई विपरीत परिस्थितियां ना आ जाए। और दूसरी मंशा साफ और स्पष्ट है कि आरक्षण विरोधी लोग हैं। लगातार इनकी कोशिश रही है कि इस देश से रिजर्वेशन व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। तो ये अपनी मंशा में आगे बढ़ने की एक नाकामयाब कोशिश है। उत्तर प्रदेश की आवाम इन्हें इसे होने नहीं देगी। शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर गई है। इस एसएलपी में क्या बिंदु हैं, कुछ आप बता सकते हैं? और दूसरा, इसको लेकर आरक्षण का जो विवाद है, इसको लेकर राजनीति भी बहुत तेज हो गई और अपोजिशन ने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। इसकी परिणति क्या होगी, इसका एंड क्या है? इसकी एकदम साफ स्थिति है कि बीजेपी में बिना आरक्षण के चुनाव पर सहमति नहीं है। तो पहले आरक्षण क्लियर होगा तब चुनाव होगा। और बीजेपी और योगी सरकार दोनों इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेंगी। वो कोर्ट इसीलिए गए हैं कि 31 जनवरी वाली जो मोहलत है वो टल जाए। बाकी फिर चुनाव जब आयोग का डिसीजन आ जाएगा, आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आरक्षण आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। इस देश में आरक्षण एक सच्चाई है, वो संवैधानिक व्यवस्था है। ओबीसी एससी का आरक्षण, इसको बदला नहीं जा सकता जब तक केंद्र से कोई कानून न बने। अगर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देती है, यानी सरकार एसएलपी में हार जाती है, तो फिर उसके लिए क्या रास्ता बचेगा? उसके लिए फिर केंद्र में संसद में कानून लाकर इस फैसले को पलटना होगा, जैसे एससी एसटी के मामले में पलटा गया। और तब फिर मोदी सरकार ये कहेगी कि हमने ओबीसी लोगों का आरक्षण बहाल कर दिया, और फिर वहाँ पर वो ओबीसी की हितैषी बनेगी। तो इस देश में ओबीसी की हितैषी बनने के बहुत सारे अवसर आएंगे, अभी आप देखते जाइए। अभी उत्तर प्रदेश में पहले इसके लिए सत्र भी हो सकता है बुलाया जाए और यहाँ पर प्रस्ताव पारित हो। तो ये बड़ी बात है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जहाँ पर बीजेपी बहुमत में है, केंद्र में है, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव उपचुनाव उसके हार के अनुभव रहे। मैनपुरी हो गया और एक खतौली हो गया। रामपुर में बीजेपी जीत गई, लेकिन इस जीत के बाद भी अगला चुनाव निकाय का ऐसा आया, बीजेपी जहां शहरों की पार्टी मानी जाती है, जहां वो अजय है उसको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वहां चुनाव नहीं लड़ पा रही है, वहां चुनाव हो नहीं पा रहा है। बीजेपी को क्या खतरा था कोई, या उसको कोई खतरा नहीं है, सिर्फ ये एक संयोग है जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां बनी। देखिए, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर अगर पैरवी लचर ना हुई होती तो शायद ये नौबत ना आती। एक टाइम था जब चुनाव बहुत हुए और सुनील बंसल प्रदेश के प्रभारी संगठन मंत्री रहे, बीजेपी को बड़ी ऊंचाइयों पर ले गए। पंचायत का चुनाव भी उनके टाइम में हुआ, सरकार में भी वो अपनी बात मनवा लेते थे, और वहाँ पर इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनी। तो शायद संगठन थोड़ा लचर नज़र आ रहा है। नए अध्यक्ष और महामंत्री सरकार के अफसरों पर वो शायद वो व्यवस्था दबाव नहीं डाल पाए जो संवैधानिक मंशा के अनुरूप होना चाहिए था। और यहीं पर सूझबूझ की बात आती है। ब्रजेश जी, आरक्षण ओबीसी का सेंटर संविधान और कानून की देन है, इसको कोई बदलना इतना आसान नहीं है। ये जरूर है कि आज बीजेपी इसके लिए बड़ी बदनाम हो गई, विपक्ष उस पर हमले कर रहा है, और अब उसकी भरपाई वो कैसे करेगी ये देखना होगा। अभी मैं वकार साहब की एक बात से मुझे सहमति है कि अगर अगले साल अगस्त तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ पाई, चुनाव का ऐलान नहीं हो पाया, तो 2024 का चुनाव आ जाएगा लोकसभा का।
फिर सरकार इतना आसान नहीं है निकाय चुनाव करा ले, फिर 24 के बाद ही निकाय के चुनाव हो पाएंगे, ये भी हो सकता है। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि हम लोग निकाय चुनाव के आरक्षण पर तो बात करते हैं, लेकिन 5 जनवरी से यहाँ सब प्रशासक के कब्जे में आ जाएंगे नगर निगम और नगर निकाय। अफसरों के यहाँ लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, नेता अपना टहलते रह जाएंगे सभासद बनने का सपना लेकर और मेयर बनने का सपना लेकर और चेयरमैन। तो ये 5 जनवरी से यूपी में अब सारी जगहों पर प्रशासक की व्यवस्था लागू होने वाली है। देखिए, बीजेपी में एक बहुत बड़ी संख्या है ओबीसी लीडर की। केशव मौर्य को उसमें सबसे बड़ा माना जाता है, वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए इसीलिए, और उनके ऊपर हमले भी सपा और अन्य पार्टियों ने खूब किए हैं। लेकिन ये जो मौका, ये अखिलेश यादव के लिए भी एक मौका है। उनकी पार्टी तो ओबीसी और मुस्लिम जो वोट बैंक है उसकी देन मानी जाती है। अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती है कि वो सवर्ण वोटों को भी अपने साथ जोड़ें। अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो बीजेपी को वो हरा सकते हैं, बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। ये चुनाव ने एक मौका दिया है कि वो एक आंदोलन पर निकले और सरकार के सामने चुनौती पेश करें। देखिए, बीजेपी प्रचंड बहुमत में है यूपी और केंद्र में, वो छोड़ेगी नहीं इतना आसानी से। लेकिन आज आरक्षण की आवश्यकता, समीक्षा, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, इससे सब पार्टियां डरती हैं। कोई इसको ख़त्म करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, कोई इस पर रिस्क भी नहीं लेगा। अब भाजपा फंस गई लचर पैरवी के चलते, अब उसमें भी वो अपने किसी अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। बड़ी हैरत की बात ये भी है। ब्रजेश जी, एक बात और समझ में आती है कि और तमाम छोटे दल थे, उनकी ये आखिरी दुकान थी। सोचे थे कुछ टिकट पानी बिक जाएगा, कुछ भीड़ भाड़ इकट्ठा होगी, कुछ दिनों की रौनक रहेगी कार्यालयों में। उनकी दुकान सजने से पहले लुट गई, वो बैठ गई। अब वहाँ टिकटार्थियों का आना जाना कम हो जाएगा। ये बड़ी मुश्किल हो गई। हाँ, ये भी एक बड़ा नया साल बेकार गया। हाँ, नए साल को फीका कर दिया रौनक खराब कोर्ट हो के गई। इस फैसले ने। हाँ, और जो जो नगर निकाय और नगर निगमों में युवा हृदय सम्राट लोग थे, उनका कैसे, मतलब अब वो क्या करेंगे? ब्रजेश जी, हमने तो पहले भी कहा कि जिनके घर में जिन लड़कों के कहने से चाय तक नहीं बनती, वो मोहल्ले में युवा नेता बने घूम रहे हैं। जिनके जेब में चौन्नी नहीं है, वो चंदा के दम पे उम्मीद लगाए थे कि कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए, सियासत में कुछ फैसले नेचुरल होते हैं, कुछ जानबूझकर होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो फैसला हुआ है उसमें सरकार फंस गई है और उसको आरोप इतना झेलना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी के पास फौज बहुत बड़ी है, वो निकालेगी देर सबेर। अभी तो 6 MLC नियुक्त करेगी वो, अभी टिकटों का बंटवारा करेगी, फिर गली गली में वो सभाएं लगा देगी। उसके पास लीडरशिप तो बड़ी है, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन आप देखिए कि सियासत की खातिर इंसान कितना बदल गया है। इस पर सुनिएगा, मैंने पहले भी सुनाया है लेकिन आज पूरी लाइन सुनाऊंगा कि ध्यान बिक गए, ईमान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, और छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। और सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए, और उनसे पूछ जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। और नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए। और चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। और पशुओं की तो कीमत लगती है, बिना मोल इंसान बिक गए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आपने अपने फीडबैक उपलब्ध कराया, बहुत शुक्रिया। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ आलोक वर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि डिबेट के प्रारंभिक चरण में, पहले चरण में अपोजिशन की तरफ से एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा आपकी रूलिंग पार्टी के ऊपर कि चुनाव टलवाने के लिए बीजेपी ने ये पूरी प्लानिंग रची। ब्रजेश भाई, एक शेर मैं भी कह दूं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अरे हकीकत उत्तर प्रदेश की क्या है, हिंदुस्तान की क्या है, हमारे जो साथी बैठे हैं विपक्ष में वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी एक साथी कह रहे थे हम यहाँ हार गए, हम वहां हार गए। अरे साहब, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1% वोट से हम हारे हैं, और गुजरात में किस तरीके से हमने आपको हराया है
जो विपक्ष में बैठे हैं उनको हराया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आपने तो सारे समीकरण अपना लिए। 2014 से हम लगातार उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल करते रहे हैं। 2017 में हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था 2017 में, क्या नतीजा आया अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं ब्रजेश भाई। बसपा के साथ समाजवादी पार्टी ने 2019 में गठबंधन किया था, एक को 10 सीटें मिली थी, एक को 5 सीटें मिली थी। अभी 2022 का इलेक्शन हुआ है, अभी गुजरा है इलेक्शन, क्या क्या फार्मूला अपनाया था समाजवादी पार्टी ने, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। छोटे दलों को लिया, तोड़फोड़ मचाया, पूरे प्रदेश में रैली लेके निकले और कह रहे थे कि आ रहे हैं हम। क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? असल में दहशत है। आज चाहे वो दलित वोट हो, चाहे ओबीसी वोट हो, और जिनको ये लोग कहते हैं कि हमारा वोट बैंक है, जो यम और वाई का समीकरण लगाते हैं, कोई यम और वाई का समीकरण लगाता है, कोई मीम और भीम का समीकरण लगाता है। ये जो सारे समीकरण हैं उत्तर प्रदेश में छिन्न भिन्न हो गए हैं। सारी जातियों के वोट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सारी पर जातियों आसिम के लोग वकार आज की बात भारतीय आपने जनता सुनी, पार्टी के साथ इन्होंने हैं, कहा कि इसीलिए पूरी घबराहट है। प्लानिंग करके ये चुनाव को टलवाया गया है और अब ये पार्लियामेंट चुनाव के बाद होगा। वो कौन सी वाली प्लानिंग है, जरा मुझको भी बता देना साहब। हमने तो पहले कहा कि बिना ओबीसी के उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव नहीं होगा। छुपी हुई बात नहीं है, सारे पत्रकारिता की बिरादरी के जितने लोग हैं सब जानते हैं कौन पर्दे के पीछे है, कौन गया अदालत में। 12 साल पहले का जो फैसला है उसको लेकर के कौन आना चाहता है, उसका क्या फायदा है, कौन सी सीट, कौन सी कुर्सी किसको हासिल करनी है, क्यों हासिल करनी है? अरे साहब, जो 27% आरक्षण आप देते थे, हमसे पहले के जो लोग देते थे, हमारे विरोधी दलों के जो लोग थे वो देते थे, वही 27% आरक्षण पिछड़ों को हमने दिया है ना साहब। SC ST महिलाओं को जो आरक्षण पर हाईकोर्ट तो दिया है फैक्ट पर चलता है ना, कानून पर चलता है, वो किसी पार्टी पर थोड़ी चलता है जो आप बार बार कह रहे हैं कि सपा वाले करा दिए। भाई इससे पहले के जो इलेक्शन थे या तो वो भी भंग हो जाएं, क्या अवैधानिक इलेक्शन थे क्या? मैं तो कभी कभी ये भी पूछना चाहता हूं, इमीडिएट जाना चाहिए कोर्ट के साथ। ये 12-17 वाला क्यों आपने हाँ किया? भाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया, 12 साल पहले का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके आधार पे चुनाव कराया जाए, हाई कोर्ट ने अपनी बात कही। हम उसके फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके आधार पर हम जो है इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देगी। ओके आलोक जी, थैंक यू। राजपाल जी, राजपाल कश्यप जी, ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बड़े पावरफुल हो गए हो और कोर्ट में आप ये याचिका लेकर गए और आपने ये कट डाला, आपने वो कट डाला, क्यों तो ऐसा किया आपने? ये जनता को सफाई दीजिए कि आपने क्यों किया। नहीं, पहली बात तो ये भ्रमित करने में और झूठ बोलने में दुनिया में महारत इनको हासिल है, और ये शायरी सुना रहे थे। दूसरी बात, एक आप भी सुना दो, बराबर कर लो। नहीं ब्रजेश जी, ये झूठ बोलने मैंने बता दिया। दूसरी बात, ये जिस तरीके से ये बता रहे कोर्ट में, मुझे पता है कितने बीजेपी के नेता लगे थे जिनकी सीटें कहीं रिजर्व हो गई थी या कहीं। इनका आपस का झगड़ा है, ये बीजेपी के आपस का अंदर खाने का झगड़ा है। वो उनके कई विधायक, कई मंत्री इनडायरेक्ट वे में वहाँ डलवाए हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां नहीं बन पा रही मेयर, तो उन लोगों ने डलवाई है। और कई लोगों का आपसी झगड़ा है इनका। अब ये क्या ये सरकार चला रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी परमानेंट ना नियुक्त कर पा रहे हो, जो डीजीपी परमानेंट नियुक्त कर पा रहे हो, तो ये क्या सरकार चला रहे हैं? ये सरकार के तो क्या आपसे सीखें कि सरकार कैसे चलानी है? नहीं, आप ट्रेनिंग दोगे क्या? नहीं, ट्रेनिंग नहीं, ये सरकार तो अधिकारी चलाते हैं। जब परमानेंट डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं तो यही अधिकारी तो वहां जवाब भी दाखिल करने जाते हैं, यही सरकार भी दाखिल करने जाती है। तो ये सरकार, और सरकार क्यों नहीं अलर्ट हुई? मध्य प्रदेश के चुनाव तो 22 में ही हुए थे, क्यों नहीं? अगर ये पिछड़ों के हितैषी बनते हैं, हमने गलत किया, लेकिन आपकी तो 5 साल से सरकार चल रही थी, अब तो 6ठा साल चल रहा है, तो आपने क्यों नहीं सुधार किया? ये केवल आरोप जड़े जा रहे हैं, और ये पिछड़े विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, और ये इंसानियत के भी विरोधी है, मानवता के भी विरोधी है। इनको सरकार चाहिए, एनी हाउ सरकार चाहिए, चाहे भ्रष्टाचार से चले, चाहे बेईमानी से बने, चाहे लोकतंत्र खत्म करके बने, चाहे पर्चा न लोग दाखिल कर। ये इनकी हार है, और ये हार से बहुत बहुत धन्यवाद, घुमाना चाहते। बहुत शुक्रिया आपका। आसिम वकार जी कह रहे हैं बहुत सलीके से आप झूठ बोल रहे हैं।
देखिए सर, बहुत बढ़िया बहस आपकी है। सच्चाई एक बात बोल दूं कि जब तक आप दुश्मन से बेहतर या दुश्मन की तरह सोच नहीं सकते हैं, तब तक आप उससे जीत नहीं सकते हैं। दुश्मन को आप तभी हरा सकते हैं जब आप उसकी तरह सोचना शुरू करेंगे या उससे बेहतर सोचना शुरू करेंगे। सर यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, हम आप सब दोस्त हैं, सब लोग यहाँ मित्र हैं। उस पर डिबेट एक अलग विषय है सर, कहाँ दुश्मनी करवा रहे हैं सर। सर 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 ये मिसाल थी। मैंने जो पहले बोला था, मैं अब भी उसी बात पर कायम हूँ। मैंने कहा था कि 40% ये मान के चलिए कि अगस्त सितंबर में चुनाव, और 60% आप ये मान के चलिए चुनाव नहीं होंगे लोकसभा से पहले, 2024 से पहले। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी समझ है, ये मेरा अपना आकलन है। बाकी लोगों का आकलन अलग हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि मैंने गुजरात चुनाव होने तो के आप बाद ये कहना चाहते हैं कि ये जानबूझकर पहले तो यूपी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव टलवाए गए हैं? सर आपने भी एक बात, अभी आपने शुरू में एक बात कही अपनी प्रस्तावना में। आपने कहा कि बीजेपी से गलती हो गई या अधिकारियों ने गुमराह कर दिया या उनसे। सर कुछ नहीं, ये बीजेपी है, ये बहुत शातिर दिमागों का समूह है सर। ये गलती नहीं करते हैं, ये प्लान करते हैं। हमें आपको उनके प्लान से बच के निकलना है सर। आप बार बार कहिएगा गलती, मैं कहूंगा नहीं, ये सब प्लान है। आप मेरी तकलीफ समझिए, मैं जो कह रहा हूं। मैं अपनी कुछ चीजें टीवी पे ऑन एयर नहीं बोल सकता। इनकी तरह सोचने लगी है। अभी आपको सब समझ में आने लगेगा। सीक्रेट सर्विस एजेंट की तरह बोल रहे हैं दोबारा सर से दोहरा कि रहा मैं हूं। ये कह सकता हूं, ये नहीं बोल सकता। अरे सर, पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हो सर, अपनी बात रखो आप। सुनिए सर, मैंने आपसे एक बात कही, दिल्ली हार गए, हिमाचल हार गए, और गुजरात में इनको प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई, जहां विपक्ष को 3000 और 2000 और 4000 वोट मिलते थे, वहां 45,000 50,000 मिलने लगे। ये गैप बढ़ गया। ये बीजेपी के लिए खतरा है। पर बीजेपी ने ये तो ऐलान कर दिया ना वकार साहब कि बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए हम निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे। विदाउट रिजर्वेशन नो इलेक्शन। सर अच्छा, फर्ज कीजिए कल को बीजेपी ने रिजर्वेशन दे दिया, तो क्या लड़ाई रह जाएगी बीजेपी इनकी, विपक्ष की? बीजेपी तो कहेगी झूठ बोल रहे थे तो हमने दिया। आपका मुद्दा ही धड़ाम हो जाएगा। आप मेरी बात की गहराई को समझिए। कौन लोग रणनीति बना रहे हैं? उनकी भी रणनीति बन रही है, आप क्या बन रही है। अब आपको ये देखना है कि उनकी रणनीति बेहतर या आपकी बेहतर। कल को बीजेपी ने आरक्षण दे दिया, आपसे बेहतर दे दिया, तो क्या मुद्दा रह जाएगा? आप क्या कहेंगे? बीजेपी कहेगी तो कोई झूठ बोल रहे थे। ये मैं विपक्ष से पूछ रहा हूं। मेरा सवाल देखिए, हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हराने वाले काम किए जाएं, जो जिससे बीजेपी हारे। अनिल दुबे जवाब देना चाहते हैं आपको। जीते वाले काम ना किए जाएं। कह रहे हैं बीजेपी के ट्रैप में आप सब लोग फंस रहे हो, ये तो नई स्टोरी लाए हैं और ऐसे बता रहे हैं जैसे अभी तुरंत ही इजराइल और अरब वाला युद्ध है, उसी स्टाइल में ही समझा रहे हैं। पेंटागन का सीक्रेट। अब उनके पास होगा, कहीं से कोई जानकारी होगी। नहीं, आप चैलेंज करो ना। आपको तो खुल के कहा अपोजिशन के, नहीं हम लोग आप बोल ही नहीं पा रहे उनको। नहीं, हम लोग तो जो है ब्रजेश जी, हम कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सही ढंग से पैरवी नहीं की। इन्होंने पैरवी अगर की होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। जानबूझ के टलवाया गया चुनाव? नहीं, वो पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं चाहते थे। पिछड़ा विरोधी हैं वो। पिछड़ों को अगर आरक्षण देने का मन होता तो सही ढंग से आरक्षण करते, कोर्ट में सही ढंग से पैरवी करते। क्या कह रहे हैं वकार साहब? अगर वो सही ढंग से पैरवी करते तो ये नौबत में जैसी आती ही नहीं। हम तो अपनी बात पर ऐसा आदमी थोड़ी ना जो मुझे पता है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि जनाब अखिलेश जी, मोहतरमा मायावती जी, जयंत चौधरी जी, कांग्रेस के राहुल गांधी, सबको ये बात पता है, सब जानते हैं। नहीं, लेकिन मैंने भी बात कही थी कि उन्होंने कहा कि हमारी पिच पे खेलो। विपक्ष को सबको इनवाइट किया, सब उनकी पिच पे खेलने लगे। नहीं, वकार साहब आप ऐसा क्यों पोच कर रहे हो कि जैसे सब खेल आप ही को पता है
और ये लोग नादान बच्चे हैं, हम मैं लोग नए तो आए ये हैं। जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हिमायती नहीं है, ये पूंजीपतियों के हिमायती हैं। आप केवल पिछड़ों की ही बात क्यों कर रहे हो? गन्ना किसानों को 3 महीना हो गया मिले चले हुए, आज तक इन्होंने रेट नहीं दिया। दुबे जी, तो इसके लिए आसिम वकार थोड़ी जिम्मेदार है, इन पे क्यों चिल्ला रहे हो? आलोक वर्मा से पूछो ना, ये कहना आप वकार साहब पे क्यों चिल्ला रहे हो? विपक्ष नहीं जानता ये चाहे पिछड़ों के मामले पर हो, ये किसानों के मामले पर हो, भारतीय जनता पार्टी सभी मामलों में तो जो है ये विरोध कर रहे हैं। ये तो पूंजीपतियों के हिमायती हैं, वो कौन? सारी चीजें दिख रही हैं। आसिम वकार? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ना तो पिछड़ों के लिए कुछ काम कर रही है, ना किसानों के लिए काम कर रही है, ना नौजवानों के लिए काम कर रही है। ये कहाँ, ये अपना इनका एक ही एजेंडा है, इनको लगता है उस एजेंडे पर हम जीत जाएंगे। अच्छा, प्रदीप सिंह ये कह रहे हैं, और अपोजिशन की तरफ से एक बात कही जा रही है, स्पेशली आसिम वकार ने भी उस चीज़ का जिक्र किया कि ये चुनाव टलवाने के लिए एक ट्रैप था, जिस ट्रैप में विपक्ष भी आ गया, यानी आप लोग भी उसमें फंस गए। नहीं ब्रजेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी इस एक सम्मानित बहस में इनके अंदर का अहंकार झलका, ये बता रहे हैं हम यहाँ जीत गए, हम वहां जीत गए, हम वहां जीत गए, और हमने तो 27% आरक्षण देने की बात कही है। ये भाषा होती है या आप भीख दे रहे हैं क्या? ये संवैधानिक अधिकार है उनका। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस सम्मानित चैनल पर सम्मानित बहस में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो ये अंदर की मंशा साफ होती है और परिलक्षित होती है, लोगों के सामने ये बात आ चुकी है। यही तो हम कह रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी कह रही है। गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत तक इनके बयान देख लीजिए, इनके बड़े बड़े नेताओं की बयान देख लीजिए, लगातार रिजर्वेशन पर समीक्षा की बात करते तो आप ये कह रहे हो कि ये हक नहीं दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं? नहीं, भीख देने की बात कह रहे हैं, एकदम चुनौती दे के ये कह रहे हैं, अभी कहा इन्होंने। तो ये भाषा, ये अहंकार है इनका। ये बार बार हम ये कह रहे हैं, एक तो ये चुनाव हारने के भय से चुनाव को टालना चाहते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आरक्षण विरोधी सोच के लोग हैं, इस देश से आरक्षण व्यवस्था समाप्त करना चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय कर रखा है आपकी हम ये मंशा। आलोक वर्मा जी, ये ओबीसी समाज को ये अहंकार क्यों दिखा रहे हो भाई? आप हक दे रहे हो ना, कोई भीख थोड़ी दे रहे हो। नहीं, हक तो ओबीसी समाज को हक तो भारतीय जनता पार्टी में ही मिला है। हमारे जैसे ओबीसी के लोग जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ भी थे, उनको क्या मिला? माई के अलावा उन्होंने कभी किसी तरफ देखा? समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर राजनीति करती थी, यम और वाई के नाम पर आगे बढ़ती थी, और बाकी बेनी वर्मा के नाम पर, कहीं किसी मोहन सिंह के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर वोट इकट्ठा करती थी अलग अलग समाजों का। लेकिन देती हक किसको थी? यम और वाई के अलावा कोई था? ये एमवाई क्या है, थोड़ा ये क्लैरिटी दो, व्हाट इज एमवाई? अरे यहाँ पर बहुत आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, थोड़ा बताओ ना, आप 5-6 बार बोल चुके हो। मुस्लिम और यादव का मुस्लिम और यादव, समाजवादी पार्टी का समीकरण, मुस्लिम और यादव चुनाव लड़ते थे, मुस्लिम और यादव के नाम, मुस्लिम और यादव, मुस्लिम यादव को साथ खड़ा करेंगे और बाकी जातियों का वोट हासिल करेंगे। ओके, राजपाल कश्यप जी, लेकिन हमारा वोट आप लेंगे। ओके, ऑलराइट। अब आलोक जी, आप काउंटर सुनो, आप जवाब सुन लो भाई। ये बार बार एमवाई क्यों लेके आते हैं? ये देखिए ब्रजेश जी, इनको कुछ नहीं करना है, इनको झूठ बोलना है, देश को गुमराह करना है, और मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाना है। और हम कह रहे हैं एमवाई के आप विरोधी हो, लेकिन एक कश्यप निषादों का 17 जातियों का आरक्षण क्यों आपने न्यायालय में निरस्त करा दिया, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नोटिफिकेशन दिया था? और निषाद पार्टी भी जो सरकार में शामिल है, अब वो भी नहीं बोल पा रहे आरक्षण पे, जो निषादों के लिए नाम पे बढ़ाई थी उन्होंने। आपने नोटिफिकेशन रद्द करवाया, आपने नोटिफिकेशन रद्द कराया। आप आरक्षण विरोधी हो, संविधान विरोधी हो। आपकी पार्टी बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी आरक्षण का विरोध किया था, बाबा साहब का विरोध किया था। आप लोगों ने तो लेटरल भर्ती चालू करा दी, मुझे बिना परीक्षा के आईएएस और कलेक्टर बना रहे हो, यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के लोगों को भर रहे हो। आप ये जितने संस्थाएं हैं उनमें डायरेक्टर से लेकर आईएएस तक सब आप आरएसएस के लोग भर रहे हो। कहाँ है जात के लोग? आपके यहाँ तो आपसे बड़ी जातिवादी पार्टी नहीं, एक जात के लोग कलेक्टर है, एक जात के लोग कप्तान है। कहाँ कश्यप का बेटा है, कहाँ नाई का बेटा है, कहाँ बुर्जी का बेटा है, कहाँ विश्वकर्मा का है, कहाँ बारी का है, कहाँ चौरसिया का है, कहाँ लोधी का है? कोई जाति है क्या? कहीं कुछ नहीं है। आप एमवाई के विरोधी हो, लेकिन एक कश्यप, निषाद, प्रजापति, बुर्जी, नाई, दर्जी, विश्वकर्मा, इनका क्या आपने हाल बना रखा है? कहाँ कलेक्टर है? आप फर्जी सूची जारी करते थे, आप कहते थे 58 एसडीएम भर्ती हो गए, क्यों नहीं हुआ एसडीएम की सूची आज तक ले आए?
क्यों नहीं आप भर्तियों को कर बदनाम करते थे? माननीय अखिलेश अब राजभर जी सुन लो थोड़ा, सूची ले आया। सुन लीजिए। आप हाँ, कहते आलोक थे जी, यादव भर्ती आलोक जी हो रहा है। बोलिए, बोलिए आलोक जी। सूची यादव कहते थे भर्ती हो रहा है, ले आओ सूची। कहाँ पुलिस की सूची है, कहाँ एसडीएम की सूची है? आप किनको भर्ती कर रहे हो? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ आप पता कर लिए? चंद्रशेखर जी के नाम पे यूनिवर्सिटी माननीय नेताजी का एक सेकंड, राजपाल जी, उसमें क्या हुआ घोटाला? कंप्लीट करो। आपने क्या किया? बांदा कृषि विश्वविद्यालय में एक जात के लोगों को प्रोफेसर बना दिया। आप बेईमानी भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़े बैठे हो, दलित पिछड़ों को गुलाम थैंक यू, बनाना बहुत चाहते हो। शुक्रिया, बाबा बहुत साहब के धन्यवाद। संविधान की आलोक जी गोहेड, बोलिए आप। और आलोक जी गोहेड, बातें कर रहे हैं। थैंक यू। राजभर राजपाल जी भाई, अब सुन लो। राजभर भाई, परिवर्तन देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या परिवर्तन आया है जरा ये देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है यही परिवर्तन आया है कि गरीब को देखिए, गुलाम जरा बना सुन दिया, लीजिए। 5 किलो अब जरा राजपाल जी सुन लो, राजपाल जी 1 मिनट सुन लो। 2022 के डिबेट चुनाव सिस्टमैटिक में है, सुन लो आप। 2022 के चुनाव में आपने बरगलाया, एक पूरे कौम को आपने बरगलाया। नतीजा यह हुआ कि हमारे लिए मुश्किल आई कि हमने विधानसभा में किसी को टिकट नहीं दिया, एक जाति एक धर्म विशेष के लोगों को। लेकिन क्यों नहीं दिया जैसे ही टिकट? हमने सरकार बनाई, एक धर्म जैसे विशेष ही के हमने लोगों को सरकार टिकट क्यों बनाई, नहीं दिया? उस धर्म विशेष के एक व्यक्ति को हमने सरकार में पर शामिल धर्म किया। विशेष के हमने लोगों को उसे टिकट क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसकी ब्रजेश भाई उसकी सियासत अलग होती है। क्यों उस भाई, बरगलाने बताओ की ना। सियासत थी भाई, समाजवादी पार्टी करती क्या थी? बरगलाने की कोशिश करती थी। ओके। आज हम उनको समझाने की थैंक कोशिश यू। कर ओके, रहे हैं। एक भी टिकट नहीं आज वो तबका जो हमारे साथ ओके, नहीं था, आसिम भारतीय वकार, जनता पार्टी के साथ खड़ा आसिम हो रहा है। वकार इसका बेहतर जवाब देंगे। आसिम वकार जी, एक तो एमवाई बहुत बार आया और दूसरा उन्होंने तो आज खुल के कहा देखो एक धर्म विशेष को हमने टिकट नहीं दिया। क्लियर? लेकिन लेकिन हाँ, मंत्री मंत्रिमंडल बना। में उनको एक सेकंड, जगह अब थी। आपकी बात हो गई। आसिम वकार बोलिए। नहीं Go नहीं ahead। सर, देखिए अब अब भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देगी तो भी जीतेगा नहीं मुसलमान। इन्हीं ने इतना बोया है जहर मुसलमानों के लिए, इतना इन्हीं ने एक मतलब ये कर दिया कि मुसलमानों को इन्हीं ने कोशिश ये की कि जो सक्रिय राजनीति से बाहर करने का काम किया। इनकी बदौलत इन्हीं ने जो जहर फैलाया, उसका नतीजा ये था कि पिछली बार ये जितना विपक्ष है, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो, इनके मंचों पर से मुसलमान नेता गायब हो गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि धक्के मारे गए। भाई, आपकी जो सियासत है ना, आपकी जो सियासत है उसकी काट हम लगातार कर रहे हैं, और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की तस्वीर इसी तरीके से बदल सकती है। फाइनल लाइन। यस आसिम वकार, थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। बस हमारे पास 30 सेकंड बचे हैं। नहीं कर पाइएगा वकार नहीं, आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम आपका मुकाबला करना आप नहीं चाहते हो। सीधा सा बांटो और राज करो की नीति पे चलते हैं, बांटो और राज करो की नीति पे चलते हैं। अब आपकी ये राजनीति चलने वाली नहीं है। आपका पथ, आपका रास्ता आपको मुबारक। हम तो सबको साथ लेकर के चलने में भरोसा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें? आप एक जाति को, एक धर्म को टिकट नहीं देंगे और कहेंगे सबको साथ लेकर चल रहे लेकिन आप दुबे जी फाइनली उगले हैं। दुबे जी कह रहे एक धर्म वाले को नहीं दिया भाई। दुबे जी कह रहे एक को नहीं दिया। नहीं, एक राजपाल जी रुक जाओ। अरे राजपाल जी, अरे दुबे जी को बोल लेने दो जी। कह रहे एक को नहीं दिया। नहीं, कहाँ दिया, किसको दिया? कहीं और तो कह रहे हैं यहाँ हम नहीं दिया। सबको लेकर के चल रहे हैं। हाँ। सबको लेकर के चल रहे हैं और एक जाति को, एक धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया। ये कैसा न्याय कर रहे हो? आपसे इस देश के लोग क्या उम्मीद करें? सत्ता में हक भी दिया। नहीं, हक सत्ता दिया। में हक भी आप दिया। खुद कह रहे हो हमने एक टिकट सत्ता नहीं में दिया, हक भी दिया। सिर्फ कहा इसलिए कि नहीं दी। नहीं, आपने एक टिकट नहीं दिया। आप कैसे हिम्मती हो? आपसे इस देश के लोग कैसे भरोसा करें? लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। सबके विदेश समय के- समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। 2022 जा रहा है, ये अंतिम डिबेट 2022 की थी। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपना ध्यान रखिए, तरक्की करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छी ज़िंदगी जिए। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद 2022 की पूरी डिबेट में हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।